कल तीसरे चरण में 11 राज्यों की 93 सीट पर वोट पड़े। मतदान के बाद वोट पैटर्न की चर्चा ने और जोर पकड़ा। कहां ज्यादा वोटिंग हुई, कहां वोटर निकले और घंटे दर घंटे आंकड़े बदल रहे थे। आखिरी अपडेट आने तक तीसरे चरण में मतदान पिछली बार से बस थोड़ा सा कम रहा। तीसरे फेज में करीब 64% वोटिंग हुई। सवाल है कि क्या पिछले 2 बार के मुकाबले इस बार की वोटिंग सीटों में बदलाव के संकेत दे रही है? क्या मोदी लहर प्रबल हो गई या चुपचाप कमल छाप है, या फिर इंडिया अलायंस मजबूती से मैदान में आ गया? और यही पता लगाने के लिए हमारे रिपोर्टर्स ने अलग अलग शहरों में लोगों से बातचीत की। मोदी फैक्टर का वोटिंग स्पेशल एपिसोड आप जरूर देखिए। तीसरे चरण के मतदान ने ये साफ कर दिया है कि 4 जून को इंडी अघाड़ी की एक्सपायरी डेट तय हो गई है। 4 जून के बाद इंडी वालों की झंडी उठाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जिसे 400 पार कराने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है, उस नेता ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, वोट डाला। तस्वीरें प्रमाण है, भारतीय लोकतंत्र में, भारतीय संविधान में सब बराबर। नरेंद्र मोदी ने नीली स्याही लगाई, जनता ने भी लाइन लगाई। तीसरे चरण के लिए एक बार फिर चुनावी मैदान में आए। वोटिंग के बीच नेताओं ने बयानों को धार लगाई, 400 पार की याद दिलाई। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस एससी, एसटी, ओबीसी से उनको जो आरक्षण मिला है ना, बाबा साहब आंबेडकर ने जो आरक्षण दिया है, भारत के संविधान ने जो आरक्षण दिया है, ये वोट बैंक के लिए उसमें डाका न डाले, इसलिए 400 सीट चाहिए। मोदी ने 400 सीटों का उपयोग 370 हटाने के लिए किया। इस किताब को, कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को बीजेपी के लोग खत्म करने में लगे हुए हैं। अगर ये मिट जाएगा तो आदिवासी कहीं के नहीं रहेंगे, दलित और पिछड़ा वर्ग कहीं का नहीं रहेगा। सारा का सारा 10-15 अरबपतियों के हाथ में चला जाए। अदानी नाम है, आप जानते हो, उसकी नजर आपकी जंगल, जमीन और जल पर है और नरेंद्र मोदी उसके लिए काम करता है। इस बयानबाजी के बीच एबीपी न्यूज पर चुनावी पेंडुलम ने भी ली अंगड़ाई। बड़े बड़े मुद्दों की हवा चला, इधर या उधर वोटर चला किधर, जो आपके मन में था बस वही दिखाने की कोशिश। क्या तीसरे चरण में महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, करप्शन, जातिगत जनगणना, आरक्षण जैसे मुद्दे हावी रहे, या फिर राम मंदिर, विकास, मजबूत नेतृत्व, पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, मुफ्त राशन के नाम पर वोटर मतदान केंद्र तक खिंचा चला गया? अभी तक कोई मुसलमानों का नेतृत्व करने वाला नेता न आया और न ही मुसलमान किसी पर भरोसा कर पा रहा है। क्यों नहीं है विश्वास? मोदी जी पे विश्वास है। मुस्लिम समाज को पूरा होना चाहिए। मोदी जी ने बता दिया कि मुसलमान किसी का मोहताज नहीं है। बहुत ज़्यादा इतने समय समझ लीजिए रोजगार है ही नहीं है, और जो है रोजगार पे सबसे बड़ी चीज़ जो है काम करना चाहिए। रोजगार पे काम हो नहीं रहा है। मोदी जी हैं, उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, जन कल्याण योजनाएं हैं जो उन्होंने दी है, जिसका फायदा लाभ उठाया है मुसलमानों ने। बड़ा मुद्दा यहाँ पे बेरोजगारी है और डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट बहुत स्लो है सर। यहाँ पे बहुत का विकास हुआ है, गुंडागर्दी खत्म हो गई है। आज हम लोग सुकून से खा रहे हैं, रह रहे हैं, नहीं तो चोरी चमारी डकैती यही सब होती थी। स्वास्थ्य संबंधी हो, चिकित्सा संबंधी हो, नौकरी हो,
सारी व्यवस्थाएं अच्छी हों, सब कुछ होना चाहिए। मोदी जी बहुत अच्छे अच्छे डेवलपमेंट्स कर रहे हैं और जो भी नए प्रोजेक्ट्स आए हैं, सिक्योरिटी पे जो ध्यान दे रहे हैं एजुकेशन में, और ग्राउंड लेवल पे जो लोकल्स पे ध्यान दे रहे हैं, वो चीज़ काफ़ी प्रभावित करता है। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह को लेके, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बेरोजगारी है। ये मुद्दों की बात होनी चाहिए। जो 10 सालों में मुसलमान को मिला है वो शायद 55 सालों में नहीं मिला है। जिस वक्त जनता वोट दे रही थी, उसी दौरान कुछ शब्द बाण अलग अलग रैलियों में गूंज रहे थे। मुसलमान, आरक्षण, वोट जिहाद, कांग्रेस, ओबीसी, आरक्षण पर डाका, इंडिया अलायंस, संविधान, परिवार राज, यानी घुसपैठिया और मंगलसूत्र से होते हुए बात मुस्लिम आरक्षण तक जा पहुंची। आरक्षण का पक्षधर है ना, वो तो संविधान को खत्म करना चाहते हैं। कांग्रेस और इंडिया अलायंस ने अपनी बहुत खतरनाक साजिश पर खुद ही मुहर लगा दी है कि इंडी गठबंधन की सरकार आई तो देश में मुसलमानों को आरक्षण देंगे। एससी, एसटी, ओबीसी और गरीबों से छीनकर ये अपने वोट बैंक को पक्का करना चाहते हैं। अब ये इंडिया अलायंस वाले संविधान बदलना चाहते हैं ताकि अपने खास वोट बैंक को ये खुश कर सके। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक चुनाव के बीच ऐसे ध्रुवीकरण के स्पीकर पर बयानों का यह हाई वॉल्यूम क्या मैसेज देता है? क्या संकेत? क्या चुनावी मुद्दों का अंतिम सत्य हिंदू मुसलमान है? क्या बिना पाकिस्तान का जिक्र किए चुनाव पूरे नहीं हो सकते? क्या मुस्लिम आरक्षण संविधान पर ही बाकी का चुनाव लड़ा जाएगा? सीमा पार से कांग्रेस का हौसला बढ़ाने के लिए ट्वीट किए जा रहे हैं। बदले में कांग्रेस पाकिस्तान को आतंकी हमलों में क्लीन चिट दे रही है। ऐसा माहौल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की नीयत की वजह से है। उनका ध्यान किसी भी कीमत पर सिर्फ सत्ता हासिल करना है। बयानों का उबाल है, लेकिन इस बीच कई और सवाल आम आदमी के, एक साधारण मतदाता के, जो प्रचार प्रसार देखता है, नेताओं के रोड शो में जाता है, उनकी बातें सुनता है, मगर वोट देने में शायद कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। आखिर इतना सब करने के बावजूद कम वोटिंग की हैट्रिक क्यों है? आखिर जनता के मन में क्या है? क्या विकास और स्थानीय मुद्दों पर खुलकर बात नहीं हो रही? नेता अपनी बात रख देते हैं, क्या जनता की आवाज उन तक नहीं पहुंचती? अहम सवाल, क्या बीजेपी के विजन 400 पार में कुछ लोचा है? और तीसरे चरण के बाद एनडीए और इंडिया अलायंस में कौन आगे? जनता है जनाब, आजकल सब समझती है, इसीलिए सवालों के सीधे जवाब नहीं देती। बात मुद्दों की निकली तो मुद्दों पर ही विजन क्लियर कर दिया। महंगाई बहुत है, आपको लगता है? बहुत महंगाई है। अच्छा। हर चीज को महंगाई है। सस्ताई चाहिए। हमको सबके गरीब आदमी है, परिवार बहुत है, बेटा सब रोज मजदूरी कमाता है, अच्छा से भोजन भात नहीं मिल रहा है, बच्चा सबके कपड़ा लत्ता गरीबी है, तो जितना महंगाई सामान है जो किन के खाते हैं, नहीं पढ़ाई लिखाई, बच्चा सबके परिवर्तन, बेटी शादी करने वाला है, इतना महंगा है सो भर नहीं सकता है। हमरा में हमारा कोई नहीं है, लड़कियों की शादी कर दी, निकाह कर रहे हैं 2 बच्चियों का, कुछ हम पे खाने को नहीं, कुछ लड़कियों को देने को नहीं, कहाँ से लाए? हम अकेले रोते हैं, मांगते हैं, महल्ले वालों से खा लेते हैं, ज़िंदगी काट रहे हैं। पेंशन भी इतनी 4-5 महीने बाद देते, ये भी नहीं टाइम से देती हूँ मैं पेंशन, क्या 500 रुपये महीना। देखिए महंगाई भी इतनी बढ़ गई है, महंगाई के साथ साथ बेरोज़गारी भी है। बेरोज़गारी में बच्चों को कहीं काम धंधे वो नहीं है, काम वाम नहीं है कहीं को, और ये बस ये महंगाई है, बेरोज़गारी है, बस इन सब के चलते हमने मतलब इलेक्शन में वोट दिया है। नहीं, हम भी बहुत परेशान हैं, सिलेंडर इतना महंगा है, 1 साल से हमारी पेंसिल नहीं आई, इतना परेशान भागा दौड़ी कर हम भी भैया बहुत, यही है महंगाई है, परेशान है, आदमी नहीं है परेशान है। हाँ, ये कुछ खाने के लिए
1 किलो गेहूं दे रहे हैं, बहुत परेशान भैया। हम सोचते हैं महंगाई कम हो जाए। तो जैसे कि आपने सुना, मतदाताओं की बात काफी कुछ साफ कर रही थी। लग रहा था कि इस बार मजबूत नेता के साथ स्थानीय मुद्दे, नौकरी, बेरोजगारी जैसे कोर इशू वोटर के मन में है। मगर सवाल तो ये भी है कि क्या यही पैटर्न हर जगह दिखाई दिया? क्या स्विंग स्टेट्स का वोटर एम्प्लॉयमेंट सेक्टर को देखकर बाहर निकला या फिर मोदी फैक्टर को देखकर? क्या 80-20 वाली सियासी लकीर तीसरे चरण के मतदान के बाद और लंबी हो गई? ये पता लगाने के लिए जनता की बातों के साथ वोट पैटर्न को भी समझना होगा। सुबह से लेकर शाम तक अलग अलग मतदान केंद्रों पर ऐसी तस्वीरें थी। रिपोर्टर जनता से बात कर रहे थे, मुद्दों की नब्ज टटोल रहे थे। खासकर फर्स्ट टाइम वोटर के मन में क्या था, क्या नर्वसनेस थी? आपसे जानना चाह रहा हूँ, वोट कर दिया? जी। क्या मुद्दा सोचकर वोट किया, प्रत्याशी या पार्टी? जो कैंडिडेट अच्छा है उसको ही वोट दिया है, जो हमारे लिए अच्छा करेगा उसी को वोट देंगे। सड़कें हैं और नौकरियां नहीं है, बेरोजगारी है, युवा के लिए कोई मतलब बहुत सारे नौजवान पढ़े लिखे ऐसे बैठे हुए हैं। पहले ही सोच लिया था कि वोट डालना है? जी, फर्स्ट टाइम वोटिंग है। अच्छा, फर्स्ट टाइम वोटर? जी जी। जब वोट डालने से पहले गए थे और वोट डाला, क्या एक्सपीरियंस रहा वो बताइए। वेरी गुड, मतलब पता नहीं था कैसे वोट पड़ता है, जाकर देखा तो पता चला। पहले डर लग रहा था कैसे वोट पड़ेगा, फिर जाकर देखा तो कुछ भी नहीं था, डर भी नहीं लगा। आपने भी फर्स्ट टाइम वोट किया है? हाँ, मेरा फर्स्ट टाइम वोट है और मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने वोट डाला और मतलब मैं बहुत खुश हूँ वोट डाल के, और फर्स्ट टाइम वोट था मेरा। अच्छा, ये बताइए, तो कुछ नर्वस थी जब वोट डालने गए थे? हाँ, बहुत ज्यादा। मम्मी को बुला लिया था पास में, तो फर्स्ट टाइम डाला था मैंने वोट। हाँ, मतलब सोच के क्या, मतलब सरकार अच्छी हो, सब कुछ अच्छा हो, मतलब नौकरी मिले, ये गरीबी वगैरह जो भी है वो कम हो जाए, सड़कें बन जाए, सब सही हो जाए। जो मतलब पहले की सरकार थी, डिग्री कॉलेज बनवाया, हॉस्पिटल बनवाया, मेडिकल कॉलेज बनवाया, सब कुछ बनवाया, और अब भी मतलब जो भी जीते, जो मतलब सही सरकार को देखिए, मतलब किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहे। वोटिंग के साथ कॉन्फिडेंस आया, लेकिन वोट पैटर्न को लेकर कॉन्फिडेंस कैसा था, इसे भी समझिए। 2019 में 11 राज्य की 93 सीट पर करीब 67% वोटिंग हुई थी। आखिरी अपडेट तक इस बार यह आंकड़ा ऐसा नजर आया। इसमें भी राज्यवार देखें तो 5 साल पहले गुजरात की 25 सीट पर 64.51% मतदान हुआ था। इस बार यह वोट परसेंट ऐसा क्यों दिखा? उत्तर प्रदेश की 10 सीट पर पिछली बार 60% वोटिंग हुई थी। इस बार ग्राफ नीचे की तरफ रहा। कर्नाटक की 14 सीट पर 2019 में करीब 69% वोट पड़े थे। इस बार वोटिंग का ये पैटर्न क्या बताता है? मध्य प्रदेश की 9 सीट पर भी पिछली बार के मुकाबले कम मतदान दिखाई दिया। पिछली बार 67% के आसपास वोटिंग हुई थी। महाराष्ट्र की 11 सीट पर लोग उस हिसाब से नहीं निकले जैसे पिछली बार निकले थे। 2019 में करीब 64% मतदान हुआ था। इस बार के आंकड़े ऐसे दिखे। सवाल है क्यों? क्या वोटर चुनाव नतीजों को लेकर कॉन्फिडेंट है या फिर कुछ जगहों पर गर्मी की वजह से बाहर नहीं निकला? इस बीच गुजरात के वोटर्स का क्या पैगाम था? मैडम, हम लोग तो वोट खाली गरीबी दूर करने के लिए दे रहे हैं, कोई अच्छी सरकार आए और गरीबों के लिए राहत हो, रोजगार मिले और ये भ्रष्टाचार बंद होए, जातिवाद खत्म हो, बस यही मुद्दा है मैडम। किन मुद्दों पर क्या, जो अभी हिंदू मुस्लिम जो ज्यादा चल रहा है उसके हिसाब से वोट देंगे। जो सरकार बनती है वो क्या करती है उस हिसाब से वोट देंगे। मुद्दा महंगाई के जोर पर है। जो आज 10 साल से जो महंगाई फैली है, ये सारे वोटर उसी के खिलाफ वोट कर रहे हैं। ये महंगाई के खिलाफ वोट करने के लिए जोश और खरोश से निकले। गुजरात में जो नरेंद्र मोदी साहब का जो विकास का जो एक सिलसिला चल रहा है, उसको हमारे सांसद श्री CR पाटिल साहब आगे बढ़ा रहे हैं और उसी को मुद्देनजर रखते हुए हमने वोटिंग किया है। महंगाई जो महिलाओं को भुगतान करना पड़ रहा है, जैसा कि गैस सिलेंडर का भाव ज्यादा है, सब्जियों के भाव ज्यादा है, जो शिक्षण के पढ़ाई महंगी हो गई है, रोजगारी महंगी हो गई है, उसी के अधिकार पे हमने उसी के बारे में सोचकर आज हमारा वोट हमने दिया है। जो लोकल CR पाटिल ने जो यहाँ पे जो संपर्क हुआ लोगों का, जो समाज का काम क्या है, मुस्लिम समाज है, उसको देखते हुए यहाँ पे मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ चल रहा है। प्रधानमंत्री जो है ना वो विश्व में फर्स्ट नंबर है, ऐसे प्रधानमंत्री कभी मिलेंगे भी नहीं। वजह कुछ भी हो, इतना जरूर है कि मुद्दों को लेकर और नेताओं को लेकर वोटिंग का पैटर्न अलग अलग दिखाई दिया। अब सवाल स्विंग स्टेट्स का भी है, यानी महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार और यूपी जैसे राज्य, जिनमें कई सीटों पर क्लोज फाइट की संभावना है। यूपी में तीसरे चरण के वोट परसेंट का कैलकुलेटर क्या कहता है? संभल में 2019 में करीब 65% मतदान हुआ था। इस बार का वोट पैटर्न ऐसा रहा। इसी तरह पिछली बार हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद में 60 और 61% के बीच मतदान रहा और अब इस तरह के आंकड़े सामने आए। पिछली बार मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला, बरेली में औसत वोटिंग रही 57 और 58% के बीच। इस बार के वोट मीटर ने ऐसा संकेत क्यों दिया?
यूपी के इस टर्नआउट का दिल्ली के लिए क्या मैसेज है? यूपी में बीजेपी सभी सीट जीतने का दावा करती है और इंडिया अलायंस अपनी जीत का। जनता किसे ला रही है, मुद्दों पर क्या बता रही है? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।